मेरा दिल गवाही दे रहा था कि उस्मान मर जाएगा, लेकिन क्यों? आखिर वो क्यों मरेगा? उसकी बूढ़ी माँ और जवान बहन ने ऐसा क्या पाप किया कि वो दोनों उसकी मौत के बाद जिंदा दरगोर होकर रह जाएं? वो भी उसके साथ ही क्यों न मरें? कुछ कमजोर लम्हे जिंदगी में ऐसे भी आते हैं जब पत्थर लोग भी मोम की तरह पिघल कर रह जाते हैं। इन सातों में बड़े बड़े सुरमाओं की मर्दानगी को मौत आ जाती है, तवानाइयां रुखसत हो जाती हैं और बड़े बड़े जाबिर बच्चे बनकर रह जाते हैं। उस वक्त मैं इन्हीं कमजोर लम्हों की मुकम्मल गिरफ्त में था। दुनिया के किसी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए कोई कायदा कुलिया नहीं बताया जाता, कोई ऐसा कोर्स नहीं पढ़ाया जाता जिसकी किसी भी किताब में ये लिखा हो कि मरते हुए इंसान के लवाहिकीन का सामना कैसे किया जाता है। इस लिहाज से तो कम से कम मेरी तरबियत अधूरी थी। अचानक एक ख्याल बिजली के कौंदे की तरह मेरे जहन में लपका और मुझे यूं लगा जैसे मैंने कैंसर का इलाज दरियाफ्त कर लिया हो। मैंने सोचा मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, अपने प्यारे दोस्त को, अपने जियाले को एक पुरसुकून मौत तो दे सकता हूँ, उसके लिए कोई ढकोसला तो फराहम कर सकता हूँ। तब मैं एक इरादा करके ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ा। मैंने बगैर आहट किए दरवाजा खोला। दोनों माँ बेटी मुझे हैरत से अंदर जाता देखने लगी। ऑपरेशन थिएटर में उस्मान के सरहाने खड़ी दोनों नर्सों ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, लेकिन मेरे कंधे पर लगे स्टार और सीने के बाएं जानिब आवेजा निशान को देखकर किसी की जुर्रत न थी कि मुझसे कोई सवाल करता। वो पाकिस्तान आर्मी की नर्सें थीं और मैं पाकिस्तान आर्मी का ऑफिसर। उस्मान के दाएं बाएं खड़े स्टैंडों पर खून और ग्लूकोज की बोतलें लटक रही थीं। अभी तक वो मुकम्मल होशो हवास में था। मैं उसके सरहाने जा खड़ा हुआ तो उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसने सर के इशारे से मुझे खुशामदीद कहा। उस्मान भाई, मैंने चंद लम्हों का ज़िया भी गवारा नहीं किया। मैं आंसा से आज शादी कर लूंगा, अभी। एक पुरनूर मुस्कुराहट उसके होंठों से चिपक गई। उसकी आंखों की रोशनी दो चंद हो गई, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बुझने से पहले चिराग की लौ एकदम भड़क उठती है। फिर उसकी आंखें छलक गईं, लेकिन ये मंजर देखने के लिए मैं वहां ठहरा नहीं। बगली दरवाजे से डॉक्टर अंदर दाखिल हो रहा था। दोनों नर्सें बुत बनी मुझे जाते देखती रहीं। बैठ जाइए चाची, बैठो आंसा। मैंने अपनी मुंतजिर दोनों माँ बेटियों को तसल्ली दी। वो दोनों इन्हीं कदमों पर खड़ी थीं जिन पर मैं उन्हें छोड़ गया था। अब मैं कदरे संभल चुका था। मैंने मरते हुए उस्मान के हाथों में फूलों का गुलदस्ता ही नहीं थमाया था, अपने दिल और रूह पर पड़ी पत्थर की चट्टान भी उतार कर फेंक दी। अब मैं खुद को कदरे मुतमईन जानता था। बेटा, ये सब क्या हो रहा है? चाची ने पहली मर्तबा जबान खोली और मैं ना चाहते हुए भी मुनाफिकों की तरह मुस्कुरा दिया। मुझे उस्मान का ही कहा हुआ फिक्रा याद आ गया। अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। यूं भी आदमी बड़ा मतलबी है, बड़ा ही सियाना है। हर तरफ से मायूस हो जाए तो अल्लाह की पनाह में आ जाता है। मजहब को आड़ बनाकर आफतों से महफूज रहने का आरजूमंद हो जाता है। हर बात में सब्र शुक्र के हवाले तलाश करने लगता है। बूढ़ी मजलूम औरत खामोश हो गई। वो मेरी इस बात को रद्द करने का हौसला न कर सकी। मैं उसके और अपने दरमियान जाते बारी ताला को ले आया था। ये मेरी बुज़दिली थी या अक्लमंदी, फरार था या मसलहत कोशी? मुझे इन सवालों का जवाब फिर कभी न मिल सका। आओ आंसा, घर चलते हैं। उस्मान इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। वो ऑपरेशन थिएटर में है और हम कल दोपहर से पहले उससे मुलाकात नहीं कर सकते। मैंने पत्थर की जनता को मुखातिब किया जो खाली खाली नजरों से मुझे घूर रही थी। आइए चाची। और मैं उन दोनों माँ बेटी को लेकर मोहम्मदपुरे चला आया, जहां उनके घर पर उस्मान की खैरियत जानने वालों का तांता बंधा हुआ था। परेशान, सहमे और घबराए हुए मायूस और खौफजदा मुहिब्बे वतन लोग अपने उस जाले साथी की खैरियत जानने को बेताब थे, जो बदतरीन हालात में भी उनकी उम्मीद बंधाए हुए था, जिसका वजूद उनके लिए बायस बरकत था। एक उस्मान के दम से उनके अंदर मोराल नाम की कोई शय अभी तक बाकी थी। हमें देखकर वो मौद्दब से पीछे हट गए। मैंने उन्हें उस्मान के लिए दुआ करने की दरखास्त की और वो वहां से उसके लिए दुआएं मांगते चले गए। दोनों माँ बेटी को मैंने तसल्ली देकर वहीं बिठाया और थोड़ी देर के बाद वापस आने का कहकर चल दिया। मेरे जहन में आंधियों के झक्कड़ चल रहे थे और मेरा रुख छावनी की तरफ था। मैं जानता था मेरे मेजर साहब को मेरे और उस्मान के ताल्लुक और आंसा से मेरी दिलचस्पी का इल्म है। सिर्फ वही एक ऐसी हस्ती इस मरती मारती मखलूक में थी जिसकी गोद में सर छुपाकर मैं जाए पनाह तलाश कर सकता। सर मुझे बरामदे ही में मिल गए। हम दोनों बाहर आ गए। उन्होंने मेरे कुछ कहने से पहले ही कहा, मुझे इल्म है माय बॉय, तुम क्या कहोगे? मैं करीबन सिसक पड़ा। सर, उस्मान मर रहा है। वो बोले, सब्र करो बेटे, सब्र करो। हमेशा याद रखो तुम अव्वल आखिर कमांडो हो। मैंने कहा, मैं बहुत कमजोर इंसान हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए। और वो मुस्कुरा दिए। मेरे अर्दिली को चाय का कहकर वो मेरे कमरे में चले आए। उन्होंने मेरी सारी गुफ्तगू सुनी, अपना पाइप सुलगाया, 2-3 मरतबा गहरी नजरों से मेरा जायजा लिया। चाय के
2-3 कप उन्होंने एक के बाद दीगरे पी लिए। इस दौरान में पाइप का धुआं बखेरते मेरे कमरे में चक्कर काटते रहे, शायद किसी बड़े इम्तिहान से गुजर रहे थे। मैं सर झुकाए उनकी आवाज का मुंतजिर था। कम ऑन बॉय। उनका एतमाद से भरपूर लहजा उनकी मजबूती किरदार का गम्मास था। थोड़ी देर के बाद वो मेरे साथ जीप में मोहम्मदपुरे जा रहे थे। जीप मैं चला रहा था। मेरे सर विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए मेरे साथ वाली सीट पर मौजूद थे। उनके पुरवकार माथे पर सिलवटें नुमाया होने लगी थी। फिर अचानक उनका चेहरा हमेशा की तरह पुरसुकून नजर आने लगा। मैं कनखियों से बार बार उनकी तरफ देख रहा था। उनके इस रवैये ने मुझे उलझन का शिकार कर दिया था। फिर उन्हें मुस्कुराते देखकर मेरी भी जान में जान आ गई। मैंने आंसा और चाची से उनका तारुफ करवाया तो उन्होंने थोड़ी देर तक बातें करने के बाद मुझे और आंसा को बाहर जाने के लिए कहा। अभी तक उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन मैं जान गया था कि उन्होंने मेरी इस ख्वाहिश का एहतराम कर लिया है कि मैं उस्मान की ख्वाहिश का भरम कायम रखूं। हम दोनों दूसरे कमरे में चले आए। क्या बात है अली? आंसा ने बड़े गंभीर और पुरसुकून लहजे में पूछा। मैंने उसे उस्मान से अपना वादा, उस्मान की ख्वाहिश और अपने अज़्म से आगाह कर दिया। चंद सेकंड तक वो सर झुकाए कुछ सोचती रही। फिर उसने बड़े पुरवकार अंदाज में अपना सर ऊपर उठाया और मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, मशरिक की औरत जब किसी मर्द को पसंद करती है तो उसकी शख्सियत को हमेशा एक हिसार की शक्ल अपने इर्द गिर्द महसूस करती है। अली, आप मुझसे कभी जुदा न थे। मुल्की हालात से कोई जी शऊर आंखें बंद नहीं रख सकता। इस वक्त आप पर सबसे ज्यादा हक मेरा नहीं, इस मुल्क का है जिसके हम सब बेटे बेटियां हैं। ये मेरी खुदगर्जी की इंतहा होगी अगर मैं इन हालात में चंद लम्हों के लिए भी आपको आपके फराइज से अलग कर दूं। मुझे अफसोस है उस रोज शिद्दत गम से बेकाबू होकर मैंने कुछ जज्बाती बातें आपसे कह दी थी, लेकिन वो वक्त अब बीत गया। मैं नहीं चाहती जिस अजीम मिशन की अंजाम दही के लिए मेरा बाप शहीद हो गया और मेरा भाई मौत से जंग लड़ रहा है, इस मिशन के किसी भी सिपाही को एक पल के लिए भी उसकी जिम्मेदारियों से अलहदा करूं। मेरे लिए ये एहसास ही बाइस फख्र है कि मेरी कौम का एक गाजी मुझे किसी काबिल जानता है। उसकी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज निश्तर की तरह मेरे दिल में उतर रहा था। वो तो मेरे तसव्वुरात से बहुत बुलंद, बहुत ही ऊंचाई पर परवाज कर रही थी। उस लम्हे मैं खुद को उसकी कदावर शख्सियत के सामने महज एक बोना जान रहा था। रिफ्फतों के जिस आसमान पर बैठकर वो मुझसे मुखातिब थी, मैं तो उसकी गर्द को भी नहीं पहुंच सकता था। मेरी नजरें उस पैकरे जमाल के पुरवकार चेहरे पर ठहरती न थी। समझ में नहीं आता था कि किस तरह उसकी अजमत के हुजूर नजराना अकीदत पेश करूं। मैंने इंतहाई जज्बात से लाचार होकर उसका हाथ थाम लिया और अकीदतमंदों की तरह झुककर उस पर बोसा दिया कि मेरी दानिस्त में इजहार जज्बात की यही आसान तरीन राह मुझे दिखाई दी। मेरे होंठों की लर्जिश ने आंसा पर मेरी कैफियत वाह कर दी। उसने बड़ी आहिस्तगी से अपना हाथ छुड़ाया और मुझे चाय लाने का कहकर नपे तुले कदमों से बाहर निकल गई। उसके जाते ही सर कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे बाहर ले आए। मुझ में इतनी हिम्मत ही न रही थी कि उनसे कुछ दरियाफ्त करता। वहां से रुखसत के वक्त चाची ने मेरे सर पर जिस अंदाज से दस्ते शफकत रखा, उससे मैंने उनके और मेजर साहब के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का बखूबी अंदाजा कर लिया था। वो हमें रुखसत करने दरवाजे तक आईं। उस रोज मगरिब की नमाज के बाद एक निहायत सादा तकरीब मोहम्मदपुरा के एक मकान में मुनक्किद हुई, जिसमें मेरी रेजिमेंट के करीबन सभी आला अफसरान ने शिरकत की और हमारी पलटन के मौलवी साहब ने मेरा और आंसा का निकाह पढ़ाकर मशरिक और मगरिब के बज़ाहिर अटूट रिश्ते पर सदाकत की मोहर सब्त कर दी। तमाम हाजरीन ने भीगी पलकों और बे आवाज सिसकियों से हाथ फैलाकर खुदा के हुजूर इल्तिजाएं की कि खुदावंद इस वाक़े को मुबारक साबित कर दे और मशरिक और मगरिब को फिर से उसी रिश्ते में बांध दे जिससे अलग होने पर दोनों ही अपनी मौत आप मर जाएंगे। आंसा और मेरी ख्वाहिश पर हमारी रुखसती उस्मान की सेहत याबी तक मुलतवी कर दी गई। हमारा निकाह मस्जिद में पढ़ाया गया, जहां से मैं इस सादा सी ज़ियाफत में शिरकत के बाद जो मोहम्मदपुरे के सरफरोश बिहारियों ने मुनक्किद की थी, अपने साथियों के हाथ छावनी आ गया। उसी रात ये इत्तला उस्मान को पहुंचा दी गई। अब मैं कम से कम इस हद तक तो मुतमईन था कि अपने दोस्त का कुछ बोझ तो मैंने हल्का कर दिया। रात मामूल की गश्त पर गुजारने के बाद जब सुबह हम लोग उस्मान की खैरियत दरियाफ्त करने अस्पताल गए तो चाची और आंसा भी वहीं मौजूद थे। मेरे साथ मेरे सर आए थे। अस्पताल के अमले ने जिसे उस्मान की अहमियत और उससे मेरी रिश्तेदारी से आगाह कर दिया था, उसकी मखदूश हालत के पेश नजर आंसा और चाची को वहां तलब कर लिया। दोनों माँ बेटी दम तोड़ते उस्मान के सरहाने खड़ी थी, बेबसी से उसे मरता हुआ देख रही थी। वो डॉक्टर महज उनका दिल रखने के लिए वहां मौजूद था, वरना पहली ही नजर में उसे देखकर बखूबी अंदाजा हो जाता था कि उसे जबरदस्ती जिंदा रखा जा रहा है।
हमें आते देखकर वो हौसला मंद मुस्कुराया। उसने सर उठाकर हमारा खैर मकदम किया। मेजर साहब आगे बढ़े और उसके फगार सीने पर हाथ रखकर उसे उठने से मना किया। उसके होंठ कुछ कहने के लिए खुले, लेकिन उसकी कुव्वते गोयाई जैसे सलब होने लगी। बमुश्किल उसने टूटे फूटे लफ्जों में कुछ कहना चाहा। मैं उस पर करीबन झुककर उसकी बात समझने की कोशिश करने लगा। अली भाई, खुदा आप दोनों को नई जिंदगी मुबारक करे। खुदा हाफिज, पाकिस्तान। उसकी बड़बड़ाहट मध्यम हो गई। मैंने उसके कंधे पर हल्का सा दबाव डाला। उस्मान। लेकिन मेजर साहब के साथ खड़े डॉक्टर ने मुझे सर के इशारे से मना कर दिया। मुझे नई जिंदगी की नवीद देकर मादर वतन की आबरू, पूर्वी पाकिस्तान का ज्याला सपूत, अल शम्स का कमांडर, मुक्ति बाहिनी की आंख में एक मुद्दत से खटकने वाला कांटा, मेरे प्यारे मुल्क की सरहदों का रखवाला जिंदगी की जंग हार गया। वो जिसे मारने के लिए मुक्ति बाहिनी ने सैकड़ों आदमी मरवा डाले, जिसने जीते जी कभी शिकस्त तस्लीम न की, जो जिया तो वतन के लिए, मरा तो वतन के लिए, जिसका रुआं रुआं हुब्बुल वतनी के नगमे अलापता रहा, जिसके दिन और रातें, सुबह शाम, हर लम्हा हर घड़ी मुल्क दुश्मनों के खिलाफ जिहाद करते बसर हुए। वो जांबाज, वो जियाला, मादर वतन का वो अर्जुमन सपूत महज चंद घंटों में मौत के सामने हथियार डाल गया। शायद अभी तक मेरी और आंसा की शादी की खबर सुनने ही का मुंतजिर था। मैं बेइख्तियार सिसक पड़ा। डॉक्टर वहां से परे हट गए। मेजर साहब ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। आंसा बिलक पड़ी। चाची उसके पलंग की पायंती से लगकर बैन करने लगी। ठंडे और बेरहम कमरे की फजा में सिसकियां दम तोड़ने लगी। उस्मान की मौत बड़ा अलमिया था। लोग तो रोजाना मर रहे थे, लेकिन एक अहद को नहीं मरना चाहिए था। जब अहद मर जाते हैं तो रिवायतें भी उनके साथ ही नीस्तो नाबूद हो जाती हैं। उस्मान रिवायत था, अहद था। वो जब तक जिया नामुरादियों से, नाकामियों से भरपूर जंग लड़ता रहा। उस रोज जब हम उसकी लाश एक फौजी ट्रक में डाले मोहम्मदपुरा की तरफ जा रहे थे, तो मुझे पहली बार दिल की गहराइयों से ये एहसास हुआ कि मशरकी पाकिस्तान के बांके सजीले हुस्न को मौत आ गई। मुझे यूं लगा जैसे अब कभी इस सुनहरी मिट्टी पर फूल नहीं खिलेंगे, सुंदरी और अनानास के दरख्त पौधे नहीं उगेंगे। यहाँ की सुबक रौ नदियों पर बहने वाली कश्तियों से अब कभी मांझियों के गीत फजाओं में रस नहीं घोलेंगे। नारियल और ताड़ के दरख्त आहिस्ता आहिस्ता झुलसने लगे। खूंखार काली देवी अपनी लंबी जबान निकाले आहिस्ता आहिस्ता लेकिन बड़ी बेरहमी से पूर्वी पाकिस्तान को चाट रही थी। शुकू को शुभात की इस सलीब पर लटका मैं न जाने कब तक हाथ पांव मारता रहा। मोहम्मदपुरा के बाहर हजारों बिहारी और मुहिब्बे वतन बंगाली अपने उस प्यारे के इस्तकबाल को मौजूद थे। उनके चेहरे बर्फ की तरह सफेद थे। उन पर ना तो गम की परछाइयां झपटती नजर आती थीं, ना ही वो तफाखुर की झलक जो अपने शहीदों के लिए पाई जानी चाहिए। उन सब के एहसासात को तो जैसे मौत आ चुकी थी। उस रोज शायद उन्होंने भी इस बेरहम हकीकत का इदराक हासिल कर लिया था कि अब बाजी हाथ से निकल चुकी है। उस्मान की मौत ने उनकी कमर हिम्मत तोड़ दी थी, लेकिन वो मरते हुए उन इंसानों की तरह जो आखिरी लम्हात तक मौजों और करिश्मों के मुंतजिर रहते हैं जिंदा थे। मैं और मुझ जैसे दूसरे अफसरान जो अपने इस जाननिसार को सफर आखिरत पर रवानगी के वक्त कंधा देने आए थे, एक दूसरे से मुंह छुपाते फिरते थे जैसे उस्मान की मौत का जिम्मेदार हम ही में से कोई था। उसके जख्मों से खून अब तक जारी था। खुदा जाने इतना खून उसमें कहां से आ गया था। उसकी मुंसलिका यूनिट के मौलवी साहब ने जल्द ही उसे गुस्ल दिया और हमने शहीद की लाश को परचम में लपेटकर कंधों पर उठा लिया। आहो बुका, बैन, चीखो पुकार, मातम, सभी कुछ को अपने जिलों में लिए हम कदम बकदम करीबी कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे। करीबन सारा ढाका ही उसके जनाजे पर हुजूम की सूरत उमड़ आया था। फिर हमने अपने प्यारे, अपने जानिसार साथी को अपने हाथों मनो मिट्टी तले दबा दिया। उसके साथ ही मशरकी पाकिस्तान की तारीख हुर्रियत का वो बाब भी दफन हो गया, जिस पर अब तासुब और क्रोध की चढ़ती आंधियों की पैदा करदा धूल का वजन बढ़ता ही चला जाता था। वो रात मैंने अपने सर के हुक्म पर उसी घर में गुजारी। सारी रात ढाका की गलियों में मुक्ति बाहिनी के बदमस्त दरिंदे शराब के नशे में धुत हवाई फायरिंग करके उस्मान की शहादत का जश्न मनाते रहे। सारी रात मैं उसकी रोती माँ और सिसकती बहन को झूठी तशफियां देकर बहलाता रहा। आंसा मेरी मनकूहा बीवी जरूर थी, लेकिन इन हालात में किसी को भी अपने तन बदन का होश नहीं था। बदबख्ती का आग उगलता देवता मुंह फाड़े तेजी से हमें निगलने के लिए आगे बढ़ता रहा। मेरी ख्वाहिश थी कि आंसा और चाची को छावनी ले आऊं।
लेकिन उन दोनों ने ही शिद्दत से इस बात की मुखालिफत की। वो अपने आखिरी लम्हात भी पानियों में बसर करना चाहती थी। आंसा की मोहब्बत में अब एक तकद्दुस आमेज फर्माबरदारी भी सिमट आई थी। वो मेरी खिदमत का कोई मौका जाया न होने देती। हफ्ते में एक आध मरतबा 2-3 घंटे के लिए ही सही उससे मुलाकात का मौका मयस्सर आता तो वो हत्तुल मकतूर मेरी खिदमत में जुट जाती। उसने कभी छावनी जाने से इनकार न किया। चाची ने भी उसे मुझे मुकम्मल इजाजत दी थी, लेकिन उसने खुद वहां से हटना गवारा न किया और उस्मान की माँ को अकेले छोड़ना मेरी गैरत को गवारा नहीं था। मैंने जंग से पहले जो आखिरी खत घर लिखा उसमें वालिदैन को उस्मान की शहादत और अपनी शादी की खबर भी सुना दी। इस खत का जवाब मुझे कभी न मिल सका। हालात ने इस बर्क रफ्तारी से पलटा खाया कि डाक तार और नक्लो हमल के तमाम जराए ही एक तरह से मुंजमद हो गए। हम लोग दुश्मन के दरमियान बुरी तरह फंस गए। समंदर और खुश्की चारों अतराफ से गनीम की फौज ने हमें अपने शिकंजे में कस लिया और हम बेजारो मददगार नामुकम्मल हथियारों और जख्मी थकी मांदी फौज के साथ उसके मुकाबले पर डट गए। दुश्मन ने दरअसल हम पर ऑल आउट हमला 21 नवंबर को कर दिया था। उसके बाद 16 दिसंबर के सानहे तक भारतीय फौजें खुल्लम खुल्ला मैदान जंग में हमारे खिलाफ लड़ती रहीं। ये अलग बात कि दुनिया को यही बताया गया कि भारतीय अफवाज ने खुली जंग 3 दिसंबर को पाकिस्तान के ऐलान जंग के बाद शुरू की थी। सच्ची बात तो ये है कि माह अगस्त के आखिर ही से भारत के पूरे ब्रिगेड हम पर हमला कर रहे थे, सिवाय ढाका और चिटागोंग के, जहां दुश्मन ने 3 दिसंबर के बाद भरपूर हमला किया। 21 नवंबर के बाद से भारतीय कमांडोज की सरगर्मियां इस महाज पर अपनी इंतहा को पहुंच गईं। उनके जवान मुख्तलिफ ग्रुपों की शक्ल में मुक्ति बाहिनी की मदद से उन खुफिया रास्तों के जरिए जो उनके लिए मुक्ति बाहिनी महफूज कर लेती थी दाखिल होने लगे। सरहदों में दाखिले के बाद लोग पोशीदा बर्री और आबी रास्तों से मशरकी पाकिस्तान के अंदर ही अंदर फैलते चले गए। रास्ते में जहां कहीं उन्हें पाकिस्तानी फौज की कोई इक्का दुक्का कंपनी या पेट्रोलिंग पार्टी दिखाई पड़ती, वो उस पर घात लगाकर हमला करते और मुक्ति बाहिनी के तखरीबकारों की मदद से अपनी मुराद को पहुंचते। दुश्मन कमांडो से निमटने का फरीजा भी पाकिस्तानी कमांडोज ही को अंजाम देना था, क्योंकि लोहे को लोहे ही से काटा जाता है। मशरकी पाकिस्तान में कमांडोज की महज चंद बटालियन रखी गई थी। ख्याल शायद यही किया जाता था कि उन्हें सरहदी इलाकों में घुस आने वाले भारतीय कमांडोज और मुक्ति बाहिनी के तखरीबकारों ही से निमटना होगा। भारतीय अज़ाइम के मुताल्लिक हमें कभी कोई गलत फहमी तो न थी, लेकिन इस बात पर बहुत कम लोगों को यकीन आता था कि वो बैनुल अक़वामी सरहदों का तक़द्दुस पामाल करता हुआ इस तरह मशरकी पाकिस्तान पर नंगी जारहियत करके चढ़ाएगा। ज्यादा से ज्यादा यही तवक्को की जाती थी कि भारतीय अफवाज बिला वास्ता तौर ही पर मुक्ति बाहिनी की मदद करेंगी, लेकिन ये मफरूजा इब्तिदा में कायम ही न किया गया कि वो उनके दोष बदोश खुली जंग में भी कूद पड़ेंगे। इसकी वजह शायद यही थी कि इससे पहले दुनिया भर में ऐसा कोई वाकया मुहज़्ज़ब दौर में देखने को नहीं मिलता था। उमूमन यही देखने में आता था कि कुछ ममालिक की आशीर्वाद या किसी हद तक बिलावास्ता हिमायत ही दूसरों को हासिल होती। हकीकत तो यह है कि हमारा मुकाबला दुनिया की एक कसीर तादाद फौज और आबादी रखने वाले मुल्क से था, जिसके वसाइल ही हमसे 15-20 गुना ज्यादा नहीं थे, बल्कि वो सियासी और इखलाकी मैदानों में भी अपनी रिवायती मक्कारी और फरेब के बलबूते पर हमारी शिकस्त का सामान पैदा कर चुका था। भारतीय फौज की करीबन सभी आजमूदाकार और खुसूसी तौर से ऐसी जंग के लिए तरबियत याफ्ता पलटने यहाँ मोर्चा बंद हो गई थी, क्योंकि दुश्मन एक बार कदम आगे बढ़ाकर दोबारा पीछे हटने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उनके नजदीक ये भारत माता की हमेशा के लिए सियासी मौत होती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।